चलिए दोस्तों, now in the series of quick revision videos of the question and answers for financial reporting new course, we will now be talking about mock test paper November 2019. Again, 20 questions is what we have in this mock test paper. One after the other, we'll be doing it, concentrating on the important concepts, the assumption which the institute has taken, and what things where you could possibly miss out on certain aspect, focusing on that. इंडिया 34 इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा है कि फर्स्ट क्वार्टर में हमने 1,50,000 प्रॉफिट अर्न किया और एक्सपेक्टेड है 50,000 पर क्वार्टर का लॉस आने वाले 3 क्वार्टर्स में होगा। तो ईयर एंड पे हमें एक्सपेक्टेड है हमारे प्रॉफिट्स ज़ीरो हो जाएंगे, 1,50,000 प्लस -50 इंटू 3। तो क्या मुझे कोई फर्स्ट क्वार्टर में टैक्स एक्सपेंस बुक करना है? आंसर इज़ येस, क्योंकि हम ये प्रिडिक्ट नहीं करते हैं कि हमारे ईयर एंड पे क्या टोटल प्रॉफिट्स होंगे, उसके बेसिस पे हमारा टैक्स रेट क्या आएगा। इनफैक्ट अभी हम जो भी हमारा टैक्स रेट है उससे एक्सपेंस बुक कर देंगे और बाद में लॉसेस होंगे तो वो एक्सपेंस एक तरह से रिवर्स हो जाएगा। नटशेल में ये याद रखना कि सिर्फ स्लैब रेट्स के केस में हम प्रिडिक्ट करते हैं साल भर में क्या प्रॉफिट्स होंगे और एवरेज इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते हैं। प्लस अगर कैरीड फॉरवर्ड लॉसेस होते हैं तो भी ये ट्रीटमेंट होता है। फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस में हम कभी भी प्रिडिक्शन नहीं करेंगे। India's 8 accounting policies, changes in estimates और errors से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें 2004-05 में चेरी लिमिटेड ने डिस्कवर किया था कि 2003-04 में 6,500 रुपये की सेल्स को गलती से स्टॉक में शामिल कर लिया था। इसमें ट्रीटमेंट में आपको बेसिकली प्रायर पीरियड आइटम में करेक्शन इंडेस में प्रीवियस ईयर के फिगर्स को रीस्टेट करके होता है। तो आपको 3-4 की इन्फॉर्मेशन दी गई है। इस इन्फॉर्मेशन में पर से आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इंक्रीज़ करना होगी। हमें मानना है कि सेल्स ऑलरेडी करेक्टली बुकड है और लास्ट ईयर हमने खर्चा क्लोजिंग स्टॉक में उसे ऐड करके खर्चा एक तरह से कम कर दिया। तो पिछले साल का खर्चा बढ़ जाएगा क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कम होगा और करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक कम होगा, तो करंट ईयर के एक्सपेंसेस आपके कम हो जाएंगे। प्रॉफिट चेंज हो जाएगा, 30% टैक्स रेट दिख रही है तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स चेंज हो जाएगा। 3-4 की ओपनिंग रिटेन अर्निंग 20,000 है, क्लोजिंग रिटेन अर्निंग 34,000 है, चेंज हो जाएगी 6,500 नेट ऑफ टैक्स इफेक्ट से। 30% टैक्स रेट है और कोई दूसरी इनकम एक्सपेंस नहीं है और 50,000 कैपिटल है तो उससे शेयर्स हैं तो आपको ईपीएस भी निकालना है, आसानी से निकाल लोगे। इंडेस 102 आपका क्वेश्चन है शेयर बेस्ड पेमेंट से रिलेटेड, जिसके अंतर्गत 1 अप्रैल को 1,000 शेयर ऑप्शन 2,000 एम्प्लॉय को दिए हैं जो कि 3 साल बाद वेस्ट होने वाले हैं और 1,800 एम्प्लॉय हमें लग रहा है कि रहेंगे ऑन द डेट ऑफ ग्रांट, जिससे कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ईयर एंड में आपको क्या लग रहा है? 1,850 रहेंगे, तो आप फर्स्ट ईयर में खर्चा इससे बुक करोगे, सेकेंड ईयर में इससे बुक करना होगा। आगे कहा है कि फेयर वैल्यू ऑप्शन की 1.2 थी, इसी को यूज़ करेंगे। बाद में फेयर वैल्यू बढ़ जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं होता है। आगे कहा गया है कि फेयर वैल्यू गिर गई ऑप्शन की सितंबर 2002 में 0.90 हो गई और हमने इसे रिप्राइस किया तो इसकी फेयर वैल्यू बढ़ गई है। तो यहाँ पे जो इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ रिप्राइसिंग है, नॉट कंपेयरिंग विद द ओरिजिनल फेयर वैल्यू, ये हम प्रोस्पेक्टिवली ओवर द रिमेनिंग टर्म में बुक कर देंगे। तो रिमेनिंग टर्म हमारी 30 सितंबर 2002 से स्कीम हमारी ख़त्म कब हो रही है? मार्च 2004, 1.5 years लेटर। तो ये 15 पैसे को ऑन एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटू नंबर ऑफ ऑप्शन पर एम्प्लॉय 1.5 ईयर्स में डिवाइड कर देंगे। जो पुराना खर्चा है वो एज इट इज़ बुक होता रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। आगे फिर दिया गया है कि नई स्कीम की फेयर वैल्यू वापस से बढ़ गई है, ये वापस से ट्रिंटन है क्योंकि हम फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ ग्रांट और रिप्राइजिंग देखते हैं, सब्सिक्वेंट चेंजेस इन फेयर वैल्यू कंसिडर नहीं करते हैं। इंडेस 109 फाइनेंशियल असेट्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें कहा गया है कि 1,000 रुपये की फेयर वैल्यू का डेट इंस्ट्रूमेंट हमने परचेज़ किया है और हम इसे FVTOCI के थ्रू मेजर करते हैं। इंटरेस्ट 5% है इसका और इफेक्टिव रेट भी 5% है। ईयर एंड पे 950 इसकी फेयर वैल्यू हो गई है और एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस से इम्पेयरमेंट 30 का है। तो आपको इफेक्टिवली 1,000 का 950 हो गया तो 50 का आपका लॉस है। 30 का इम्पेयरमेंट लॉस PRL से बुक कर दीजिए, बचा हुआ 20 का OCI R से बुक कर दीजिए क्योंकि डेट इंस्ट्रूमेंट है। आगे 950 पे बेच दिया है तो ये फिर नेक्स्ट ईयर रिक्लासीफाई हो जाएगा टू PRL एज अ लॉस। दैट्स अबाउट इट। नेक्स्ट, इंडेस 23 1 अप्रैल 2001 एनटीटी है कॉन्ट्रैक्टेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 22 लाख रुपए, जिसके लिए उसने
ये तरह से पेमेंट किए हैं। और पहली 10% की आपकी जो बोरोइंग है वो स्पेसिफिक है, तो आप ये मान लो कि ये 200 पूरा स्पेसिफिक से लिया गया है, क्योंकि बोरोइंग भी आपकी 31 मार्च 2002 दिया हुआ है, 2001 होना चाहिए था। ये अज्यूम करना है कि थ्रू आउट द ईयर ये रही है आउटस्टैंडिंग, तो ये 200 यहाँ से और 500 इसमें से स्पेसिफिक का मान लिया जाएगा, यानी जेनरिक में आप सिर्फ इसमें से 100 कंसिडर करेंगे। ये भी जेनरिक में जाएगा और ये भी जेनरिक में जाएगा। तो कैपिटलाइजेशन रेट जो भी निकलेगा वो बेसिकली 100, 1200 और 200 से रिस्पेक्टिव पीरियड के लिए 9 मंथ्स, 3 मंथ्स और 0 मंथ्स के लिए कंसिडर किया जाएगा। ध्यान रखना 31 मार्च के खर्चे 0 मंथ्स हैं, तो एज सच उनका कोई वैल्यू इस साल में ऐड नहीं होगा। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट इनकम आपकी हुई है तो वो इनकम आप माइनस कर देंगे जो भी आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस है उससे। 65,000 की आपकी कॉस्ट पूरी ऐड हो जाएगी, प्रोवाइडेड पूरे साल काम चलते रहे। ये आपकी जेनरिक बोरिंग है, इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग निकाल लीजिएगा जो आपका कैपिटलाइजेशन रेट होगा। प्लेन वनीला, वेरी सिंपल क्वेश्चंस। इसके बाद जी लिमिटेड ने कॉन्ट्रैक्ट किया है पी लिमिटेड के साथ, 20 लाख की मशीन दी है जिसके अगेंस्ट में सिर्फ 1 लाख रुपए का उससे सिक्योरिटी के फॉर्म में डिपॉजिट लिया है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, यानी वापस नहीं देंगे। और 95% ऑफ द अग्रीड कंसिडरेशन जो आएगा वो प्राइमरली इनकम से आएगा, यानी कि ये सिर्फ 5% है टोटल 20 लाख का जो डिपॉजिट के फॉर्म में हमने लिया है। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट में कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, इसका मतलब सामने वाले ने पेमेंट नहीं किया तो हम उससे मशीन वापस ला सकते हैं, पैसे नहीं मांग सकते। और कॉस्ट हमारे लिए मशीन की 12 लाख है। तो बताइए क्या पी को कंट्रोल मिल चुका है एज इन जिसको हमने एसेट दी है? तो देख के लगता तो नहीं है, क्योंकि आपके पास आपने सिर्फ 5% वैल्यू अभी ली है और बाकी वैल्यू कब पे होगी? ओवर द रिमेनिंग पीरियड, जो कि वो जो पैसे कमाएगा जिसको हमने ये एसेट दी है, मशीन दी है, उससे पे ऑफ होगा। तो कंसिडरेशन की रियलाइजेशन सर्टेनिटी भी कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स ऑब्वियसली व्हाट आल्सो एग्जिस्ट, द फैक्ट ऑफ द मैटर रिमेन्स कि यहाँ पे आपने एक फाइनेंसिंग नेचर के अरेंजमेंट की बात भी करी है। तो इफ़ेक्टिवली हम ये कहेंगे कि अमाउंट जो रिसीव हुआ है वो बहुत कम है। रीपेमेंट भी जो होगा वो भी प्रैक्टिकली इनकम से ही होगा। एंड इनफैक्ट यस, अनदर पॉइंट इज कि नॉन रिकॉर्ड से हम मांग नहीं सकते, तो इसलिए हम मानेंगे नहीं कि कंट्रोल ट्रांसफ़र हुआ है, इसलिए सेल अभी बुक नहीं होगी। तो 1 लाख को सिक्योरिटी डिपॉजिट दिखाएंगे और जो जो हमें पेमेंट मिलते जाएगा उसे हम इनकम बुक करते जाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड। हाँ, जब एक रीजनेबल पेमेंट हमें मिल जाएंगे जिससे लगता है कि अब शायद कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, वहाँ पे फिर अपन सेल बुक कर सकते हैं। इंडेस वन लोन फैसिलिटी बैंक से हमने ली है, उसके क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, 5 साल बाद रीपेमेंट होना है। क्वेश्चन में कहा गया है प्रायर टू द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड बैंक ने एक अग्रीमेंट किया है जिससे एग्जिस्टिंग लोन अनकंडीशनली 5 साल के लिए एक्सटेंड हो गया है। ओके, तो इनिशियली 9 महीने के लिए लिया था और बैलेंस शीट डेट से पहले एक्सटेंड करा लिया 5 साल के लिए, तो बैलेंस शीट डेट पे क्लासिफिकेशन नॉन करंट होगा। ये बोल रहे हैं नई फैसिलिटी अगर बैलेंस शीट डेट के बाद होती तो फिर वो करंट ही रहता। अगर बोल रहे हैं एग्जिस्टिंग फैकल्टी एक बैंक से और नई फैसिलिटी दूसरी बैंक से, तो ऑब्वियस सी बात है इस बैंक का तो करंट ही रहेगा, अगली बैंक का आप अलग तरह से देखेंगे। क्या आपका आंसर ए में डिफरेंट होता? अगर टाई अप नहीं हुआ है और सिर्फ पोटेंशियल रीफाइनेंस ऑब्लिगेशन है तो फिर करंट रहेगा, फिर नॉन करंट नहीं होगा जैसा पहले केस में हुआ है, क्योंकि अभी अनकंडीशनली डेफरमेंट नहीं हुआ है। Coming on to India's 10 events after the reporting date, ABC received a demand notice मिला है हमें जून को, यानी कि मार्च के बाद। एक्साइज ड्यूटी जो पे करनी थी वो हमने कम पे की 28 लाख की, और ये नोटिस के अगेंस्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो 10 अगस्त आज़ादी से 5 दिन पहले अप्रूव है। जुलाई में हमने अपील करने की बात की है 28 लाख की जहाँ अपील के अगेंस्ट, और 15 लाख ही हमें लग रहा है देना पड़ेंगे। तो आपसे पूछा है क्या ये एडजस्टिंग है या नॉन एडजस्टिंग है? इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट ने अज्यूम किया है कि ये एक्साइज ड्यूटी जो पेबल है दैट रिलेट्स टू द गुड्स विच वर सोल्ड बिफोर 31 मार्च 2017, हेंस ये एडजस्टिंग इवेंट होगी, और एडजस्टिंग होने के कारण आपको 15 लाख जो आपको लग रहा है उसका प्रोविजन बना लेना चाहिए। बचे हुए 13 लाख का अगर आपको लग रहा है लेस लाइकली है पे शायद नहीं करना पड़ेगा, तो आप कंटिजेंट लाइबिलिटी उसकी शो कर सकते हैं। चलिए, एम्प्लॉय बेनिफिट का वंस अगेन सेम क्वेश्चन विच यू सीन एवरी एमटीपी एंड आरटीपी, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, प्लान असेट्स, और अलग अलग कॉन्ट्रीब्यूशंस जो हम देते हैं। आप इसमें से आई बिलीव कि इसको कई बार डिस्कस कर चुके हैं, नो पॉइंट इन रिपीटिंग द होल थिंग वंस अगेन, जस्ट टू टेल यू वेरी क्विकली। दो आपके टेबल बनेंगे, इसमें एक प्लान असेट्स का, एक डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का। ओपनिंग करंट सर्विस कॉस्ट ऑब्लिगेशन में ऐड होगी जो आपकी लाइबिलिटी है, कंट्रीब्यूशन असेट्स में ऐड होगा, कोई भी पैसा विड्रॉ करके पे ऑफ किए किसी को भी रिटायरमेंट पे तो दोनों से माइनस होगा। ओपनिंग वैल्यू पे इंटरेस्ट चार्ज होगा, इनकम बुक होगी एसेट्स पे और एक्सपेंस बुक होगा लाइबिलिटी पे।
ड्यूरिंग द ईयर जो कंट्रीब्यूशन या विड्रॉल हुए हैं वो कुछ नहीं दिया है तो क्वेश्चन यूजुअली एग्जाम में एंड ऑफ द ईयर होता है, अगर मिड ऑफ द ईयर है तो उस पर भी फिर इंटरेस्ट इम्प्लीकेशन आएगा। पी एंड एल में इंटरेस्ट कर्टेलमेंट अगर कुछ हुआ है तो, और साथ ही साथ में करंट सर्विस कॉस्ट पी एल में जाएगी। एक्चुरियल गेन लॉस या फेयर वैल्यू गेन लॉस जो है वो ओ सी आई में जाएंगे। जो कब आते हैं ये सब करके जो कैरिंग अमाउंट आएगा उसे हम कंपेयर करेंगे फेयर वैल्यू से, डिफरेंस विल गो टू ओ सी आई एन आर, और बैलेंस शीट में नेट अमाउंट शो किया जाएगा। इंडिया इज 110 बिजनेस सॉरी कंसोलिडेशन। आपको पूछा है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की अकाउंटिंग क्या होगी। वेरी अनलाइकली अ क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट मे बी आज इन द एग्जाम बिकॉज इट इज़ नाउ अबॉलिश्ड डीडीटी। नेवरदलेस क्वेश्चन में बोला गया है कि सब्सिडी ने डीडीटी पे किया है पेरेंट को। बहुत ही क्विकली बता रहा हूँ ये मैं आपको। तो पेरेंट डीडीटी की अकाउंटिंग कैसे करेगा अगर पेरेंट उसका क्रेडिट ले सकता है। तो पहली बात, सब्सिडी ने 100 रुपये का डिविडेंड दिया, उस पर 20 रुपये से डिविडेंड टैक्स लग गया और पेरेंट इसका क्रेडिट नहीं ले सकता है, तो ऑब्वियसली बात है ये हमारे लिए खर्चा है, तो हम इसे कंसोलिडेटेड पीआरएल में एज अ टैक्स एक्सपेंस बुक कर दो। पर हम अगर क्रेडिट ले सकते हैं तो ये खर्चा है ही नहीं, तो फिर हम उसे एक्सपेंस बुक ही नहीं करेंगे। इनफैक्ट हमारा डिविडेंड पेबल कम हो जाएगा। तो हम हमारा डिविडेंड का जो भी एक्सपेंस है वो पूरा दिखा देंगे और वहाँ से जो क्रेडिट मिला है उसे उसको सेट ऑफ कर देंगे, हम उसे वापस खर्चा बुक नहीं करेंगे। थर्ड, सपोज हमें क्रेडिट मिल रहा है 24 का और अगर पेमेंट इसमें मुझे करना है सिर्फ 20 रुपये, तो 4 रुपये बचा कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, तो उतना आप एक्सपेंस बुक कर लीजिए। इन एनी केस जो एनसीआई का शेयर है वो एनसीआई से ही माइनस होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो पेरेंट के शेयर की कर रहे हैं, और कभी क्रेडिट हमें अवेलेबल ही नहीं है। जैसे कि अगर एसोसिएट ने डिविडेंड पे किया है पेरेंट को तो उसका क्रेडिट हम यूज़ नहीं कर सकते। क्रेडिट का मतलब आई थिंक आप समझ गए। पहले ऐसा होता था कि सब्सिडी ने डिविडेंड बांटा होल्डिंग को, तो उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया, वही पैसा होल्डिंग वापस अपनी होल्डिंग को बांटेगी तो फिर टैक्स लगेगा, तो कैस्केडिंग होगी। तो बोलते थे कि भैया सब्सिडी जो भी डिविडेंड दे उस पर जो टैक्स सब्सिडी ने पे किया है, अगर आप आगे डिविडेंड सेम ईयर में पे करते हो उस पर कोई टैक्स पे करना होता है, तो हम ये मानेंगे कि सब्सिडी से जो कमाया वही आपने आगे फॉरवर्ड किया है, क्योंकि वो ऑलरेडी डीडीटी पेड है, तो आगे वापस से हम उस पर डीडीटी नहीं लेंगे। तो जो टोटल डिविडेंड है आपका उसके डीडीटी का अमाउंट निकाल के जितना आप डीडीटी सब्सिडरी के द्वारा पे करवा चुके हो उसका क्रेडिट दे देंगे। ऑब्वियसली कौन सा पोर्शन जो सब्सिडरी में पेरेंट का हक है। तो उसके ऊपर इन्होंने अलग अलग सिनेरियोज दिए हैं जिसको मैंने ब्रीफली यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मुद्दे की बात है एनसीआई का शेयर एनसीआई से माइनस होगा, पेरेंट का जो शेयर है क्रेडिट नहीं मिलेगा तो टैक्स एक्सपेंस में, क्रेडिट मिलेगा तो एक्सपेंस नहीं दिखाना है। पार्शियल क्रेडिट मिलेगा तो जितना क्रेडिट यूटिलाइजेबल नहीं है उतने को एक्सपेंस दिखा दीजिए। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ग्लोबल लिमिटेड इंडियन कंपनी 30 सितंबर को 70% शेयर मार्क लिमिटेड का एक्वायर करती है जर्मनी में। यहाँ पे कहा गया है कि फेयर वैल्यू नेट एसेट्स की 23 मिलियन है और पीसी 17.5 मिलियन है। एक्सचेंज रेट आपको अलग अलग डेट के दिए गए हैं। गुडविल निकालना है, हमेशा याद रखना गुडविल क्लोजिंग रेट पे आएगी, तो बेस्ट है कि पहले आप फॉरेन करेंसी में गुडविल का क्लोजिंग वैल्यू निकाल लीजिए और ईयर एंड का जो रेट है उससे मल्टीप्लाई करके उसको वैल्यू कर लीजिए। दैट्स अबाउट इट। यहाँ पे बोला है कुछ गुड्स भी हमने बेचे थे 2.4 के 4.2 पे, तो सब्सिडी ने पेरेंट को 1.8 मिलियन का प्रॉफिट कमा के गुड्स बेचे 31 मार्च पे। ये मान रहे हैं गुड्स बिके नहीं है। एक्सचेंज रेट जिस दिन परचेज किया था ग्लोबल लिमिटेड ने वहाँ 83 था, तो डेफिनेटली 83 से ही क्या किया होगा, प्रॉफिट बुक किया गया होगा। और ईयर एंड पे 31 मार्च 2002 पे 84 है, तो आपको बोला गया है कि ये जो अनसोल्ड गुड्स है उसमें अनरियलाइज प्रॉफिट कितना होगा, तो मैं बोलूँगा 83 से ही निकालेंगे। क्योंकि सीधी सी बात है, सब्सिडी ने जब गुड्स पेरेंट को बेचे तो वो सेल को पेरेंट जब कंसोलिडेट करेगा तो स्पॉट रेट पे उस दिन की अगर अवेलेबल है तो करेगा, तो ऑटोमेटिकली सब्सिडी की बुक्स में जो प्रॉफिट भी आएगा वो भी स्पॉट रेट के अनुसार ही आ रहा है। तो हमें रिवर्स भी स्पॉट रेट से ही करना है। क्लोजिंग रेट से हमें मतलब नहीं होता है, क्योंकि इन्वेंट्री को ऐसे भी हम क्लोजिंग रेट पे लेके नहीं आते। हाँ, अगर ट्रेड रिसीवेबल डेटर की बात होती है पैसे के लेन देन की, तो क्लोजिंग रेट काम आता। India is 12 taxes on income. Jeevan India Limited is in the business of development of smart city. Development of smart city, ये allots land to customer on 99 years of lease, और उसके बाद आपको 1 रुपये पर स्क्वायर मीटर का नॉमिनल रेंट पे करना है, यानी अपफ्रंट पूरा पैसा दे दिया और बाद में 1 रुपये, तो 99 ईयर्स की लीज है और 99 ईयर्स के बाद में क्या होगा, तो इट सेज कि ये जो पैसा आप अपफ्रंट दोगे ये नॉन रिफंडेबल है और उसके बाद ये रिन्यू म्यूचुअल कंसेंट से हो सकती है, दोनों चाहें तो। अब मैं इसकी अकाउंटिंग कैसे करूं, तो असेंशली इसमें जो आपने लैंड लीज पे दिया है, यूजुअली 99 ईयर्स है तो फाइनेंस लीज लगना चाहिए, पर लैंड की लाइफ तो अनलिमिटेड होती है, तो हो सकता है फाइनेंस लीज ना हो। तो दोनों आंसर दे दिए इन्होंने कि अगर मैं लैंड का ऑपरेटिंग लीज मानता हूँ तो मैं क्या करूँगा, जो टोटल पेमेंट अपफ्रंट किया है 1-1 रुपये तो नॉमिनल है, उसको हम ओवर द 99 ईयर्स पीरियड एसएलएम बेसिस पे खर्चा बुक कर देंगे। लेकिन अगर ये से फॉर एग्जांपल हमने जो टोटल पेमेंट किया है हमें लगता है कि इससे एसेट हमारी हो गई है, फाइनेंशियल एसेट है, सॉरी हमारी पीपी बन गई है,
तो उस पर्टिकुलर केस में फिर लेसर की मैं बात कर रहा हूँ, तो लेसर फिर उस केस में जो पैसा मिला है वो मानेगा कि लैंड बेचने के लिए सेल्स कंसिडरेशन हो गया, डिफरेंस कुछ है तो प्रॉफिट और लॉस, और डेटर क्रिएट कर देगा अपनी बुक्स में, पैसा जो आएगा उसको वो उस डेटर से माइनस करते जाएगा, और यहाँ पे कोई ब्याज की भी अकाउंटिंग आपको करना पड़ेगी। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको देना है क्वेश्चन में, यू डोंट रियली हैव द फिगर्स टू सॉल्व इट। चलिए, इंडेस 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट डीएस लिमिटेड होल्ड्स वेकेंट लैंड जिसका कोई स्पेसिफिक यूज़ नहीं है और वो उसे एज अ पार्किंग लॉट यूज़ कर रहा है। हालांकि वहाँ पे देखा जाए तो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स आ रहा है, तो कंपनी ने इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी माना है और वैल्यूएशन कराना चाह रही है फेयर वैल्यू का डिस्क्लोजर के लिए। अकाउंटिंग तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की कॉस्ट पे ही होती है, तो कैसे लैंड को मेजर किया जाएगा, तो हम बोलेंगे हम इसको इंडेस 113 में साफ साफ कहा गया है कि यू शुड टेक द बेस्ट पॉसिबल यूज़ फॉर द बायर एंड नॉट द इंटेंडेड यूज़ फॉर द ओनर। तो बेस्ट पॉसिबल यूज़ इसका कमर्शियल स्पेस का है, तो आप सोचोगे कि ये जगह कमर्शियल स्पेस में किसी व्यक्ति को बेची जाए तो कितने रुपए में बिकेगी, वो उसकी फेयर वैल्यू होगी जो आपको डिस्क्लोज करना होगी। डीएस हैज़ प्राइवेट कंपनी इक्विटी शेयर्स और डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड उसने यूज़ किया है, तो ये क्या फेयर वैल्यू हायरार्की होगी 3। लेवल 1 मार्केट वैल्यू लेते हैं, लेवल 2 में ऑब्जर्वेबल इनपुट्स में कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई कंपनी के खुद के एस्टिमेट्स के बेसिस पे कोई वैल्यू निकल रही है, जैसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो इज बेस्ड ऑन योर फ्यूचर बिजनेस प्लान में क्या आपको पैसा मिलने की उम्मीद है, उसकी प्रेजेंट वैल्यू है, तो डेफिनेटली ये अपने आप में लेवल 3 इनपुट है। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन माथुर इंडिया टू प्रेजेंट फर्स्ट फाइनेंशियल इंडिया स्टेटमेंट, ट्रांजिशन डेट 1 अप्रैल 2001 है, आपको एडजस्टमेंट बताने हैं क्या करना है। लैंड को फेयर वैल्यू पे लेना चाह रहे हैं 1 अप्रैल 2001 को 10 करोड़, कैरिंग अमाउंट 4.5 करोड़ है, 5.50 crores will be added to opening reserves, the retained earnings on the date of transition, और लैंड आपका 10 पे आ जाएगा। प्रोपोज डिविडेंड का 60 लाख का प्रोविजन और 18 लाख का डीडीटी है, इसे रिवर्स कर दो तो आपका प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड निल हो जाएगा और आपकी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स 78 लाख से बढ़ जाएगी। फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट इक्विटी शेयर ऑन द डेट ऑफ ट्रांजिशन, फेयर वैल्यू 75 लाख है, तो हम इसे 75 लाख पे लेके आ जाएंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल 80 करोड़ है, ठीक है। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ये लाइबिलिटी होगी, तो इसे फाइनेंशियल लाइबिलिटी में रिक्लासीफाई किया जाएगा। रिजर्व ट्रांजिशन से पहले 40 करोड़, जनरल रिजर्व 5 करोड़, कैपिटल रिजर्व एज इट इज़ रहने दो, बचे 50 करोड़। रिटेन्ड अर्निंग्स में है 50 करोड़, इसमें ये सारे एडजस्टमेंट जो ऊपर दिए गए हैं वो यहाँ पे आप कर दीजिएगा, जो अनलेस कोई स्पेसिफिकली कहीं पे कवर होता है। तो इनफैक्ट आपका ये 5.5 भी रिवैल्यूएशन सरप्लस में नहीं जाएगा क्योंकि ये डेट ऑफ ट्रांजेक्शन का, ये भी ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट होगा। ये 78 भी रिटेन्ड अर्निंग से एडजस्ट होगा। इसमें कितना गेन लॉस है तो यहाँ साफ साफ बोला हुआ है इंक्रीज ऑन अकाउंट ऑफ फेयर वैल्यूएशन 75 लाख है, तो ये भी 75 लाख रिटेन्ड अर्निंग में ऐड हो जाएगा। और डी पॉइंट का रिटेन्ड अर्निंग पे कोई इम्पैक्ट है सच नहीं आएगा। प्रेफरेंस जो है फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, पहले ही समझ गए थे। रिकन्सिलिएशन आपको देने के लिए कहा गया तो उसमें कुछ नहीं करना। टोटल इक्विटी का रिकन्सिलिएशन आपको पूछा जाए तो क्या करना है, एज पर एज आपकी टोटल इक्विटी क्या थी और जो जो एडजस्टमेंट आपने किए, जैसे माइनस कर दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को लाइबिलिटी माना, प्लस कर दो फेयर वैल्यूएशन पे इक्विटी में जो गेन हुआ है उससे क्लोजिंग बैलेंस मैच कराना है, सिंपल। इंडेस 24 यूपी स्टेट गवर्नमेंट है 60% इन पीक्यूआर, 55% इन एबीसी, तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एंटरप्राइज हो गए पीक्यूआर और एबीसी। इसकी 2 सब्सिडरी है, पीक्यूआर कहाँ गई पता नहीं, और इसकी भी 2 है, ए और बी, और पीक्यूआर का एक केएमपी है। तो इसमें पूछा है कौन के ट्रांजैक्शन आपस में एग्जम्प्ट है, तो इन सब के बीच के ट्रांजैक्शन आपस में एग्जम्प्टेड है। बस किसके ट्रांजैक्शन आपको रिपोर्ट करना है, की मैनेजमेंट पर्सनल के जो पीक्यूआर के साथ हुए हैं, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू रिपोर्ट। और पेरेंट का की मैनेजमेंट पर्सनल इज ऑल्सो सब्सिडीज की मैनेजमेंट पर्सनल, तो सिर्फ इसके रिपोर्ट करना है और किसी के कुछ भी रिपोर्ट नहीं करना है। जो एग्जाम्शन स्टेट कंट्रोल एंटरप्राइज का होता है वो कहता है तो एंटरप्राइज अगर स्टेट कंट्रोल के कारण रिलेटेड है तो उसे रिलेटेड पार्टी नहीं मानेंगे, इनफैक्ट उसके रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देने की ज़रूरत नहीं होगी। कैश फ्लो स्टेटमेंट का बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 2 साल की आपकी बैलेंस शीट दी हुई है, चेंजेस निकाल लेना और उसके बेसिस पे प्रिपेयर कर लीजिएगा। और साथ में अदर इन्फॉर्मेशन में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया है तो टैक्स अलग से नहीं दिया तो इससे ही शुरू करना है। इंटरिम डिविडेंड फाइनेंसिंग आउटफ्लो हो जाएगा, डिप्री अमोटाइजेशन चार्ज एड बैक हो जाएंगे आपके प्रॉफिट्स बिफोर टैक्स फॉर द ईयर में। ऑपरेटिंग कैश फ्लोज निकालने के लिए 2 मशीन को 70 लाख में बेचा है और कैरिंग अमाउंट 60 लाख था, तो 10 लाख का प्रॉफिट पीआरएल में गया, ये नॉन ऑपरेटिंग है, इसे हम रिवर्स कर देंगे, माइनस कर देंगे ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालने के लिए। और इन्वेस्टिंग इनफ्लो 60 लाख से बुक कर देंगे। इनकम टैक्स हमारा ऑपरेटिंग कैश आउटफ्लो हो जाएगा, तो हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मानेंगे कि जो पेड है वही आपका एक्सपेंस है। इस तरह से आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा। इंडेस 36 इम्पेयरमेंट पे आ जाते हैं। अपने आप में ये बेसिकली आप
ये क्वेश्चन एज सच कॉस्टिंग से रिलेटेड है, जिसमें कहा गया है कि आपने एक मशीन खरीदी 5 लाख की उसकी कॉस्ट थी और डेप्री 10% चार्ज हो रहा है। 2 साल बाद 10,000 स्टीयरिंग व्हील 190 रुपये पर व्हील के हिसाब से हम बना रहे हैं और हमारे फ्यूचर के कुछ बजट्स बने हैं जिससे हम फ्यूचर कैश फ्लोज प्रिडिक्ट करेंगे। डिस्काउंटेड उसकी वैल्यू को हम क्या मान लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज एज एन वैल्यू इन यूज़, जिसमें टर्मिनल कैश फ्लोज भी ऐड करना होते हैं। तो ये बोल रहे हैं 200 रुपये हमको बेचने को मिलेगा, 3% इसमें इंक्रीज़ होगी। तो आप क्या करोगे, ऐसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं ना, ऐसे जितने साल के लिए दिया गया है उतने साल के लिए सबसे पहले आप लिख लोगे हमारी सेलिंग प्राइस क्या है तो 200, उसके बाद 3% बढ़ेगी तो 206 ऐसे। फिर उसके बाद बोला है 10,000 स्टीयरिंग व्हील्स हमारे बिकेंगे, तो हम यहाँ क्वांटिटी लिख लेते हैं 10 के, और बोल रहे हैं 5% बढ़ेगा हर साल फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर। तो फिर उस केस में 10, 500 और इस तरह से आपको लेना पड़ेगा। 160 रुपये की कॉस्ट है तो ऑब्वियसली बात है, क्वांटिटी दी हुई है तो वेरिएबल कॉस्ट आप उससे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो। यहाँ पे एक प्रॉब्लम इतनी सी है कि यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट भी है और एक 30 फिक्स्ड ओवरहेड भी है, पर इन्होंने क्या किया है 160 इंटू मेरा प्रोडक्शन 10,000 क्वांटिटी से 10,500 हो गया, तो आइडियली होना ये चाहिए था 10,500 से वेरिएबल कॉस्ट तो मल्टीप्लाई होना चाहिए थी, पर फिक्स कॉस्ट 30 रुपीज़ की 10,000 से ही मल्टीप्लाई होना चाहिए थी फिक्स कॉस्ट से। 20 भी वेरिएबल माना जा सकता है, हालांकि इन्होंने ऐसा नहीं किया, पूरे को इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया। किससे, क्वांटिटी बढ़ी तो आपने प्रोपोर्शनेटली आपके फिक्स ओवरहेड्स भी बढ़ गए, ऐसा मान लिया, जो गलत है पर ऐसे ही इन्होंने सॉल्व किया है, तो अपने को भी एग्जाम में ऐसे ही करना है, मुद्दे की बात। कॉस्ट 1% पर एनम 2004-05 से और 2% पर एनम 31 मार्च 2008 से बढ़ने की उम्मीद है, तो अकॉर्डिंगली आपके कॉस्ट एस्टिमेट बढ़ जाएंगे। इन्होंने इंटीजर्स में सॉल्व किया है, डेसिमल्स नहीं लिए। 5-6 में मेंटेनेंस आएगा 50,000 का, तो आप एक्स्ट्रा कॉस्ट में 5-6 के प्रोजेक्टेड कैश फ्लोज में से माइनस कर देना। नई टेक्नोलॉजी 1 लाख रुपए की, जिससे वेरिएबल कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, तो हम इसे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट चेक में जो एग्जिस्टिंग एसेट की पोजीशन और कंडीशन होती है उससे चेक करते हैं, ना कि फ्यूचर इंप्रूवमेंट्स कंसिडर करके। वो इंप्रूवमेंट जब होगा तब की तब देखेंगे। स्ट्रेट लाइन बेसिस यूज़ करते हैं, 10 साल की लाइफ है, इससे डिप्रिसिएशन आफ्टर आप क्या करोगे, इम्पेयरमेंट लॉस निकालने के बाद जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उससे डिप्री कैलकुलेट कर लेना। आपको डिस्काउंट प्री टैक्स रेट दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट करने के लिए, और टैक्स रेट दिया हुआ है। प्रोविजन कंटिजेंट लाइबिलिटी से रिलेटेड, वारंटी देते हैं और कई सालों की देते हैं और अभी तक कोई क्लेम नहीं आया, पर इंडस्ट्री बताती है क्लेम आ सकते हैं, तो क्या प्रोविजन बनाना होगा, येस, क्योंकि आपके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन उसी दिन आ गया जिस दिन आपने कमिटमेंट किया कि भैया हम प्रोडक्ट को 3 साल 2 साल जो भी टाइम पीरियड है उतने समय तक ख़राब हुआ तो ठीक करके देंगे। अब आपको देखना है क्या इसमें प्रोबेबल है आउटफ्लो ऑफ कैश, और अगर ऐसा है तो जो बेस्ट एस्टिमेट होगा उसका उसकी अमाउंट की प्रोविजन आपको बनाना पड़ेगी, एल्स कंटिजेंट लाइबिलिटी। चलिए, इन्होंने बोला है कि वारंटी का प्रोविज़न कितने अमाउंट का बनेगा, उसके लिए आपको क्वेश्चन में बोला है कि कम डिफेक्ट हो इसके चांसेस, तो 20 लाख रुपए हमारा क्या होगा, कॉस्ट होगी, और मेजर डिफेक्ट हुए तो 50 लाख होगी, और चांसेस है कि 80% चांस है कि कोई डिफेक्ट ही नहीं होंगे, तो आपको प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेटेड एवरेज लेना है। 15% चांस माइनर डिफेक्ट के हैं, इसका मतलब 5% चांस आपके मेजर डिफेक्ट के हैं। ये जो आएगा ये आपका प्रोबेबिलिटी बेस्ड वेटेड एवरेज अमाउंट ऑफ प्रोविजन है जो आपको बनाना पड़ेगा। तो ऐसा ही होता है इंडेक्स 37 में, जब आपको एस्टिमेट करना होता है, दो ही वैल्यू होती है तो मोस्ट प्रोबेबल लेते हैं, मल्टीपल होती है तो सबके प्रोबेबिलिटी वेट निकाल के मल्टीप्लाई करके एवरेज लेके उसका प्रोविजन बनाते हैं। चलिए, अब आते हैं नेक्स्ट इंडेक्स 12 विच इज़ टैक्सेस ऑन इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें आपको कहा गया है कि टैक्स रेट 31 मार्च से पहले सरकार ने अनाउंस कर दी थी और 40 से 45% कर दी थी फ्रॉम 30 जून 2002। लेजिस्लेशन टू अमेंड द टैक्स रेट हैज़ नॉट येट बीन अप्रूव्ड बाय द लेजिस्लेचर, लेकिन सिग्निफिकेंट मेजॉरिटी और लगता है अप्रूव हो जाएगा, यानी सब्सटैंशियली इनैक्ट हो गया है, तो फिर आपको डेफर्ड टैक्स के लिए नया टैक्स रेट यूज़ करना चाहिए अगर 31 मार्च से पहले ही हो चुका है। यहाँ पे इवेंट ऑकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट नहीं देते। ये बोल रहे हैं हमने 40% से DTA DTL निकाला है, तो अगर ये सब कुछ पहले ही अप्रूव हो गया तो 45 से करना है, तो इसको बस डिवाइड बाय 40 और मल्टीप्लाई बाय 45 कर दो, ख़त्म, और कुछ नहीं करना है। इन्होंने बहुत सारी कुछ चीज़ें कर रखी। DTA के बैलेंस में 28,000 टेम्प्रेरी डिफरेंस से रिलेटेड है, दो रिवैल्यूएशन सरप्लस से रिलेटेड है, तो ये OCI से क्रिएट हुआ था तो वहीं से एडजस्ट होगा, वापस से वही 40% से बढ़ाया तो 45 से कितना होगा, जो भी इंक्रीज डिक्रीज है वो आप OCI से एडजस्ट कर लो। Entity reviewed carrying amount of asset in accordance with para 56 of Ind AS 12 determine it is probable कि taxable profit होंगे, तो आप DTA recognize कर सकते हो, reasonable certainty है। Simple question है। One of my favorite question of this particular RTP is the last one, the best question, as such a very lengthy question, strongly recommended you should do this। business combination का question है,
सॉल्व करने में एटलीस्ट इट विल टेक अराउंड 35 to 40 minutes फॉर यू टू सॉल्व इट इन द एग्जाम इफ यू गेट इट, एंड इफ यू डन इट ऑलरेडी पहली बार करोगे तो आई थिंक इट मे स्ट्रेच अप टू 45 minutes एज वेल. क्वेश्चन में है क्या, मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हाईलाइट कर दूंगा. वी विल नॉट सॉल्व द होल क्वेश्चन डेफिनेटली. फर्स्ट मल्टीपल एक्विजिशन है, पहले 15% फिर 45%. तो जब 45 एक्वायर किया है तो ये 1 जनवरी की फेयर वैल्यू पे मेजर हो जाएगा. स्टॉक एक्सचेंज से ही हमने खरीदे हैं, उसकी प्राइस यानी हमारे लिए रेलिवेंट है. आगे आपको कैरिंग वैल्यू और फेयर वैल्यू दी गई है, तो ऑब्वियसली बात है कि पेरेंट कंपनी जिसने एक्वायर किया इस कंपनी को उसे फेयर वैल्यू पे से कंसिडर करेगा, बट क्योंकि दोनों चीज़ें दी हुई है तो डिफरेंस का डिटेल बनाना पड़ सकता है अगर टैक्स रेट दी हुई हो तो. इसके बाद इन्फॉर्मेशन में आपको बोला गया है कि प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट जो है उसमें एक असेट है, व्हीकल है 1 करोड़ का जिसकी फेयर वैल्यू 1.2 करोड़ है. और डेट ऑफ इंसेप्शन ऑफ द लीज 1 अप्रैल है. इंसेप्शन पे लीज जब शुरू हुई थी आज से कई सालों पहले 2000 में, और ये जो हो रहा है एक्विजिशन ये हो रहा है 2007 में, तब ये फाइनेंस लीज थी. पर आज की टर्म से देखूंगा तो ऑपरेटिंग लीज है. तो साफ साफ एक एक्सेप्शन 103 में दिया हुआ है, लीज और इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट को बिजनेस कॉम्बिनेशन में रिक्लासीफाई नहीं करते, जो एक्वायरी का क्लासिफिकेशन है उसे कंटिन्यू करेंगे, तो हम उसे फाइनेंस लीज ही मानेंगे. इसके आगे कहा गया है कि ये 2 केसेस हैं जहाँ पे आउटफ्लो नॉट प्रोबेबल है, इसलिए कंटिजेंट लाइबिलिटी शोड होंगे ये. लेकिन एक्वायरर को ये एक्सेप्शन है कि अगर लेस लाइकली भी है तो भी उसकी फेयर वैल्यू का आपको प्रोविजन बनाना है. तो 0.5 और 2 का आपको प्रोविजन बनाना होगा, यानी कि नेट एसेट्स आइडेंटिफाइबल नेट एसेट्स में 2.5 का आपका लाइबिलिटी बुक हो जाएगी, तो नेट एसेट्स कम हो जाएंगे. चलिए, इसमें इंडेमनिफिकेशन अंडरटेकिंग 1 करोड़ की है और वही फेयर वैल्यू भी है, तो ऑब्वियसली बात है कि 2.5 करोड़ में से 1 करोड़ रिकवर भी हो सकते हैं, तो 1.5 की नेट लाइबिलिटी आपके लिए होगी. इसमें कुछ भी अमाउंट टैक्सेबल नहीं है ऐसा बोल रहे हैं. टैक्स बेस बोला गया है, असेट्स लाइबिलिटी का कैरिंग अमाउंट बराबर ही, यानी कैरिंग अमाउंट और फेयर वैल्यू का डिफरेंस ही टैक्स बेस और फेयर वैल्यू का डिफरेंस है, जिसके ऊपर एडिशनल डीटीएल आपको बुक कर लेना चाहिए. इसके अलावा कहा गया नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कुछ हैं जिसको हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे बुक करते हैं, अनलाइक ऑल दी अदर एसेट जिसे हम फेयर वैल्यू पे बुक करते हैं. दिस इज नॉट फेयर वैल्यू, इट इज़ फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल. तो ये सही है, इसी के ऊपर इसको टेक ओवर किया जाएगा क्योंकि इंड AS 105 ऐसा ही कहता है. एडिशनल स्टेक 1 जनवरी को खरीदा है हमने, और उसके लिए हमने 10,000 रुपये का एक फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर होल्डिंग का एक शेयर हमने दिया है. फॉर एवरी 2 शेयर वी हैव गिवन 1 शेयर. तो आप देखो 12 का उसका शेयर कैपिटल है 12 करोड़, हमने दिए हैं 1 for 2, एक शेयर है 10,000 रुपये का, और हमने ऑब्वियसली स्टेक अभी 45% एक्वायर किया है. इसको आप पीसी निकालने के लिए यूज़ करोगे, देन गुडविल आ जाएगी उसके बेसिस पे. एनीवेज आगे 1 जनवरी को कंपनी ने 50 करोड़ सेलिंग शेयर होल्डर को एडिशनली पे करें, और 31 मार्च को बोला है 30 करोड़ और देंगे अगर रिटर्न ऑन इक्विटी 25% से ज़्यादा होता है. उसकी फेयर वैल्यू 22 करोड़ लग रही है, तो 50 करोड़ का कैश कंसिडरेशन में भी पीसी में ऐड हो जाएगा और 22 करोड़ की फेयर वैल्यू भी ऐड हो जाएगी. बाद में इसकी फेयर वैल्यू 23 करोड़ हो गई है मार्च में, तो हम डेफिनेटली ये फेयर वैल्यू चेंज हम मानेंगे कि ये सब्सिक्वेंट के कारण है, ना कि हमने एस्टिमेट चेंज किया उस कारण से. हेंस ये 1 करोड़ PRL में जाएगा, क्योंकि कंटेंजेंट कंसिडरेशन अगर कोई भी होता है तो उसको हम PRL से अकाउंट फॉर करते हैं. फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन डेफिनेटली आइडेंटिफाइबल नेट एसेट से एडजस्ट हो जाती है. आगे कोटेड प्राइस आपको दी हुई है, हमें 1 जनवरी की कोटेड प्राइस लेना है. किसके लिए? ये जो हमारे 15% शेयर्स थे जो हमने पहले खरीदे थे उसको हमें फेयर वैल्यू पे मेजर करना पड़ेगा. तो फॉर दैट रीजन वी विल नीड द फेयर वैल्यूज. कहाँ जा रहे हैं किसकी? ये 15% की. तो ये हम 1 जनवरी की फेयर वैल्यू लेंगे जिस दिन हमारा कंट्रोल आया है, यानी कि वो 395 पे वैल्यू हो जाएगा, ये पीसी में ऐड हो जाएगा. कोई कस्टमर रिलेशनशिप है जिसको अभी अकाउंट फॉर नहीं किया था क्योंकि वो इंटेंजिबल एसेट्स की कंडीशन मीट नहीं कर रही थी, ऐसा है क्या? नहीं, वो मीट कर रही है कंडीशंस इंटेंजिबल एसेट की, लेकिन इसे हमने कंसिडर नहीं किया था 31 मार्च पे. ऐसी फेयर वैल्यू 3.5 करोड़ की है, और आगे हमें लग रहा है ओके इसमें कोई टेम्परेरी डिफरेंस नहीं है और इनकम टैक्स पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, तो कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि इंटेंजिबल एसेट की कंडीशंस फुलफिल कर रहा है. फिर एडिशनल कस्टमर हमने डेवलप किया है जिससे हमारी ये वैल्यू बढ़ गई है, तो ये डेफिनेटली न्यू इवेंट के कारण हुआ है, इसका बिजनेस कॉम्बिनेशन से कोई कनेक्शन नहीं है, इग्नोर करिएगा. अगर ये इंटेंजिबल एसेट बुक करने लायक है, जो कि लगता नहीं है क्योंकि सेल्फ जनरेटेड है, तो फिर आप इसे इंटेंजिबल एसेट में बुक करते, पर ऐसा नहीं है. HRS रिलेटेड पार्टी नहीं है और 30% टैक्स रेट है,
और आपको बोला गया है गुडविल बार्गेन परचेज एनसीए वगैरह सब निकालो। तो मैंने इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो थे वो इसके क्विकली समझा दिया। आई बीन अ वेरी क्विक इन टर्म्स ऑफ सॉल्विंग दिस एमटीपी जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न कि अब ये देखा जाए तो प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट साल भर पुरानी हो चुकी है एंड क्वेश्चंस भी ऐसे जिसके बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है एक्सेप्ट द लास्ट वन, and that is why we've been a little quick in solving this particular MTP and I hope कि अगेन आई विल गिव यू टाइम स्टैम्प्स फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो आपको जो भी क्वेश्चन पर्टिकुलरली समझना सुनना है आप डायरेक्टली उसके ऊपर जंप करके जा सकते हो। ये वाले क्वेश्चन में बस इतना समझ लेना कि पीसी निकालने के लिए पुराने 15% को फेयर वैल्यू पे मेजर करना है। एनसीआई के लिए भी आपको कहा गया है वही बेसिस यूज़ करना है। अगर पीएसएनए है तो फिर आप आइडेंटिफाइबल नेट एसेट से एनसीआई मेजर करोगे। इसके अलावा अभी का जो कंसिडरेशन है उसका पीसी 3 फॉर्म में, कंटिजेंट एक कैश में और एक इक्विटी शेयर्स में, जिसको आपको रिस्पेक्टिवली मेजर करके टोटल करना होगा पीसी, एनसीआई, आइडेंटिफाइबल नेट एसेट। उसमें डीटीए का एडजस्टमेंट होगा तो सारी कैरिंग अमाउंट और उसके साथ में इनफैक्ट वही क्या टैक्स बेस है और फेयर वैल्यू, और जो एडजस्टमेंट हमने किए हैं जिसमें टैक्स इफेक्ट है उनका नेट लेके जो डिफरेंस होगा उस पर डीटीए डिटेल क्रिएट करके फिर नेट आइडेंटिफाइबल एसेट निकलेंगे। इसलिए ये काफ़ी लंबा चौड़ा मजबूत क्वेश्चन कहलाएगा। चलिए, तो दिस completes what I committed to cover with you is RTP of November 2020 and 3 attempt MTPs. उल्टा बोल दिया, MTP of November 2020 and 3 attempt RTPs is what I had shared. In fact, told you to that I'll be covering because exam point of view से इनमें से questions possibly कई बार आते हैं. You can watch these particular sessions for your own benefit to the way you want to do it. And the best wishes from my side and everybody at the FAST team to you for your exams. First, hope you have a safe exam, and second, you perform your best in it and come out with flying colors. Thanks.